नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित स्वस्थ किसान में आपका स्वागत है। कहते हैं ना, कोई घटना या दुर्घटना बताकर नहीं आती। अक्सर हमारे शरीर में कुछ बीमारियां चुपके से हमला कर देती हैं, जिसका हमें पता भी नहीं होता। अस्थमा यानी दमा भी कुछ ऐसी ही बीमारी है। हमसे जब कोई खांसी या सांस लेने में दिक्कत को लेकर जब डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर तमाम तरीके की जांच के बाद पता चलता है कि सांसों की एलर्जी हो गई है, ऐसे में एकदम से हम सोचने लगते हैं कि क्या करें। इसके बाद तो एक तरह से एकदम से जिंदगी बदल ही जाती है, जब तमाम तरीके के परहेजों की लंबी लिस्ट थमा दी जाती है। जी हां, आज के अंक में हम जानेंगे श्वास की एलर्जी क्या है, साथ ही यह भी समझेंगे कि दमा यानी अस्थमा होता क्यों है और इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। हालांकि इसके इलाज के भी दावे किए जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि दमा तो दम के साथ ही जाएगा। लेकिन सच क्या है, जिसे आज के अंक में हम देश के माने जाने विशेषज्ञों से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के स्वस्थ किसान कार्यक्रम में कौन से विषय पर हम चर्चा करेंगे, एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। तो विषय है आज का अस्थमा और सांस की समस्या का कारण, लक्षण और जागरूकता। तो अस्थमा और सांस रुकने का कारण क्या है, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं और उसके लिए जागरूकता क्या क्या होनी चाहिए, इन सभी चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। और यदि आपको भी श्वास से कोई जुड़ी समस्या है और कुछ जानना है या कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमें आप फोन कर सकते हैं। आप हमें फोन करने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-113060 और दूसरा नंबर हमारा है 1800-113061। इस पर फोन पर आपका कोई पैसा नहीं लगना है। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे स्टूडियो में अगले 1 घंटे तक देश के प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थान के एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे। मैं आपका तारुफ उनसे करा देता हूं। आप हैं डॉक्टर विजय हड्डा जी। आप एम्स दिल्ली में श्वास एवं छाती रोग यानी पल्मोनरी मेडिसिन, क्रिटिकल केयर और स्लीप डिसऑर्डर विभाग में एडिशनल प्रोफेसर हैं। आपसे हम समझेंगे कि ठंड में क्यों बढ़ जाता है अस्थमा अटैक का खतरा, किन बातों का रखें ख्याल। स्वागत और आपका मैं स्वागत करता हूं हमारे इस खास कार्यक्रम। अब हमारी दूसरी मेहमान से मैं आपका तारुफ करा देता हूं, जो कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली से हैं, डॉक्टर शालिनी रॉय जी। आप आयुर्वेद निदान विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं। आपसे हम समझेंगे कि क्या सचमुच दमा आखिरी दम तक रहता है या फिर आयुर्वेद में भी अस्थमा का सटीक इलाज मौजूद है। आपका भी बहुत स्वागत है। इस बातचीत की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज के विषय से जुड़े हुए एक विशेष रिपोर्ट पर हम नजर डाल लेते हैं। हमारी जीवन रेखा हमारी सांस है। श्वास के बिना जीवन के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। यह एक शारीरिक प्रक्रिया है जो पैदा होने के साथ ही शुरू हो जाती है। लेकिन कई लोगों को सांस की समस्याएं भी होती है। हालांकि सांसों का तेज चलना, गहरी सांस न ले पाना, ऐसी कुछ बातें हैं जिसका सामना कभी कभार सबको करना पड़ता है। लेकिन लंबे समय तक इसका बने रहना ठीक नहीं होता। गौरतलब है कि हमारी सांस तब फूलती है जब मस्तिष्क से मिलने वाला संकेत फेफड़ों को सांस की रफ्तार बढ़ाने का निर्देश देता है, कुछ इस तरह। सांस की ही एक गंभीर बीमारी है दमा यानी अस्थमा, जो किसी भी व्यक्ति के उम्र को प्रभावित कर सकती है। गौरतलब है कि सामान्य श्वसन क्रिया में हवा नाक से प्रवेश करके श्वास नली से होते हुए फेफड़े और ब्रोंकाइल ट्यूब तक पहुंचती है। फिर ऑक्सीजन रक्त में शामिल होकर हृदय से होते हुए सारे शरीर में संचालित हो जाती है। लेकिन अस्थमा या दमा है क्या, इसे समझने के लिए फेफड़ों की बनावट को समझते हैं कुछ इस प्रकार। यदि हम पेड़ को उल्टा खड़ा करने की कल्पना करें, यानी जड़ें ऊपर की ओर, अब पेड़ के तने को सांस की वो मुख्य नली यानी विंड पाइप माने, जो गले से उतर कर फेफड़ों तक जाती है, यह मोटे कार्टिलेज की बनी होती है जो सिकुड़ती नहीं, और इस तने से जुड़ी होती है पेड़ की छोटी बड़ी शाखाएं। जी हाँ,
देखिए इसे, ये है श्वास नलिकाएं, जिसकी दीवारें पतले कार्टिलेज की है, इसलिए सिकुड़ती भी है। जाहिर है, फेफड़ों तक साफ हवा पहुंचाने वाली नलिकाएं जब पतली हो जाएगी तो दम भी फूलेगा और इंसान को सांस लेने में तकलीफ भी होगी। यही है दमा यानी अस्थमा। यदि कारणों की बात करें तो जहां बहुत से लोगों को बदलते मौसम से एलर्जी हो जाती है तो कईयों को किसी खास प्रकार की गंध बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन बड़ा कारण है प्रदूषण और धूल मिट्टी। गौरतलब है कि आज भी अधिकतर लोग केरोसिन या लकड़ी से निकलने वाले धुएं में सांस लेते हैं, जो अस्थमा का प्रमुख कारण बनता है। कई बार आनुवांशिकता और सिगरेट का धुआं भी दमे का कारण बन सकता है। गौरतलब है कि अस्थमा अक्सर खांसी और जुकाम से शुरू होता है, लेकिन आमतौर पर इसे लोग गंभीरता से नहीं लेते। कुछ लोग तो इसे सामान्य श्वसन रोग समझने की भूल कर बैठते हैं। बता दें कि अस्थमा भले ही सांसों की बीमारी हो, लेकिन यह पूरे शरीर को प्रभावित करती है। इससे पहले कि दमा का दम न कर दे आपको बेदम, जरूरत है जागरूकता की, सांसों के उस इशारे को समझने की जो आपके और हमारे जीवन का आधार है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो देखिए आपने एक बेहतरीन रिपोर्ट सांसों के इशारों को जानने की। तो चलिए आज के हम बातचीत के अंश की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डॉक्टर विजय हड्डा जी से जानने की कोशिश करते हैं कि अगर डॉक्टर साहब श्वास के रोगों की बात करें तो इस मौसम के अंदर कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं श्वास से जुड़ी हुई जो उत्पन्न हो सकती हैं। जी, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। उसके बाद में जो आपने ये सवाल पूछा है, देखो ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो सांस संबंधी बीमारियां जो अगर किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी ओपीडी में जाते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि सांस संबंधी बीमारियां या सांस संबंधी लक्षण सबसे ज़्यादा होते हैं मरीजों को। अगर हम 100 मरीज देखते हैं तो उसमें से कम 20-30 मरीज सिर्फ और सिर्फ सांस की दिक्कतों की वजह से होंगे। उसमें से कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं जो यूजुअली जो पेशेंट बोलता है हमें तो जुकाम हो गया जो आम भाषा में बोलते हैं, या गला ख़राब हो गया, कई लोग कोल्ड कफ बोलते हैं, तो वो सबसे कॉमन होता है। उसके बाद में कुछ मरीज होते हैं जिनको ऑलरेडी बीमारियां होती हैं, जैसे अस्थमा है तो उसका कंट्रोल इन दिनों में ख़राब हो जाता है, सीओपीडी है उसका कंट्रोल ख़राब हो जाता है। तो ये कुछ मुख्य जो रूप में जो बीमारियां होती हैं जो हम एज ए डॉक्टर देखते हैं ओपीडी में। जी डॉक्टर शालिनी राय, आपसे भी जानना चाहेंगे कि बहुत गंभीर समस्या है, अगर इंसान की सांस ही रुक जाएगी तो शरीर का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि दमा या श्वास के ऐसे कौन से रोग हैं या जो ये रोग हैं इनके लक्षण को कैसे पहचाना जाए। अगर किसी को मामूली जुकाम है या मामूली खांसी है तो क्या वो भी दमा या अस्थमा का मरीज है? इसके लक्षण किस तरह से पहचाने जा सकते हैं? दमा को बाकी जो श्वास संबंधी बीमारियां हैं उनसे एक भेद होता है। दमा ज़्यादातर एक एपिसोड के रूप में आता है, मतलब दमा के रोगी को सामान्यतः वो ठीक रहेंगे, परंतु कोई भी ऐसा ट्रिगर फैक्टर उन्हें मिलता है, कारण मिलते हैं। मान लीजिए धूल का एक्सपोजर है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, धुएं का एक्सपोजर है। जैसे हमारे किसान भाई खेतों में काम करते हैं तो आगे जब वसंत ऋतु आएगी तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, उनके एक्सपोजर से, या वो खेतों में जब दवाई छिड़कते हैं तो वहाँ पर उसके प्रभाव से भी, उसकी स्मेल से, उनसे, शहरों में जो पॉल्यूशन है उनके कारण से, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा अधिक करने के कारण से, और अगर अधिक व्यायाम कर लिया, या हमारे भोजन में ऐसे कुछ पदार्थ शामिल हैं जिससे हमको एलर्जी, हमें पता तो नहीं होता कई बार कि कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं, तो ऐसे कारणों से ट्रिगर कर जाता है और एक एपिसोड होता है जिससे कि ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, जैसे आपने रिपोर्ट में दिखाया था, सांस की नलियाँ सिकुड़ने लग जाती हैं और रोगी को चेस्ट में एकदम जकड़ाहट सी लगती है, सांसों में से आवाज़ आने लगती है, खांसी होती है क्योंकि कफ अधिक उस सिकुड़न के कारण से बढ़ने लगता है और शरीर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो इस प्रक्रिया में खांसी भी होती है और उसका दम फूलने जैसी उसको घबराहट सी लगती है, पूरा चेहरा भी लाल हो जाता है और बैठने में उसको थोड़ी राहत होती है। जब वो कफ निकल जाएगा तब उसको आराम महसूस होता है। तो ये लक्षण हैं जो दमा के होते हैं। बाकी जो हमारी जो और बीमारियां हैं, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस है या खांसी है या जैसे ज़ुकाम हम बोलते हैं, तो उनके लक्षण जब है वो एपिसोड तब बने रहेंगे, लेकिन दमा के एपिसोड या वेग, हम आयुर्वेद में शब्द वेग है, वेग के रूप में आती है ये व्याधि जो है।
जी, तो इन सभी लक्षणों को अगर आप पहचानते हैं तो तुरंत अपने नज़दीकी किसी भी डॉक्टर से आप संपर्क कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में ये बीमारी आपको गंभीर रूप लेते हुए ना नजर आए और आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक, एक कॉलर जुड़ गए हैं। विपिन सागर जी मध्य प्रदेश से, आपका स्वागत है। विपिन जी, अपना सवाल पूछिए। जी विपिन जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। जी सर, हमारे 2 सवाल है सर। पहला सवाल ये था कि अस्थमा सर ये सर्दियों के मौसम में और ठंडों में क्यों अधिक होता है, बाकी मौसम में मतलब विपिन जी, आप अपना दूसरा सवाल फिर से दोहराइए। शुरुआत जी, जितना हम समझ पा रहे हैं इनके 2 सवाल हैं। तो जिस तरह से आपने सुना, डॉक्टर विजय हड्डा जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये सर्दियों के अंदर ही ये लक्षण क्यों उत्पन्न होते हैं और शुरुआती लक्षण क्या हैं, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, एक तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि अस्थमा सिर्फ सर्दियों में ही होता है। जैसे ही डॉक्टर साले ने भी बताया कि अस्थमा यूजुअली एपिसोड्स में आता है। कुछ मरीजों को ये मौसम चेंज होने की वजह से होता है, कुछ लोगों को सर्दियों में होगा, कुछ को गर्मी में होगा, कुछ को जब सीजन चेंज होता है उस टाइम पे होगा। डिपेंडिंग इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनका ट्रिगर क्या है। जैसे कई बार पोलन्स होते थे, एक पर्टिकुलर सीजन में ही आते हैं। अगर उनको उससे एलर्जी है या उसकी वजह से अस्थमा है तो उसी पीरियड में आएगा। जैसे किसान जब खेती कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो हार्वेस्टिंग सीजन होता है उसके दौरान उनको सिम्टम होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्दियों में ही होता है। हाँ, एक बात है कि जब सर्दी होती है तो टेम्परेचर कम होने की वजह से थोड़ा सा हमारा जो एयर वे होता है, जो सांस की नलियाँ होती हैं, उनमें थोड़ा सा सूजन रहता है। तो उसकी वजह से एक कारण हो सकता है कि जो अस्थमा थोड़ा सा कंट्रोल में था या कम वाला अस्थमा था वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से मरीज़ जिन लक्षणों को इग्नोर कर रहे थे या महसूस नहीं कर पा रहे थे, वो सर्दियों में शायद महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक कारण हो सकता है कि मरीज़ क्यों बोलते हैं हमें सर्दियों में ज़्यादा अस्थमा होता है, गर्मी में नहीं होता है। पर हकीकत में ऐसा नहीं है, अस्थमा किसी भी मौसम में हो सकता है। जी, डॉक्टर शालिनी राय, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगी? हाँ, जैसे सर ने बता ही दिया है कि मौसम का प्रभाव तो पड़ता ही है इस पर। साथ ही जैसे कई पेशेंट्स ऐसे होंगे जो बारिश के मौसम में जब बादल छाए रहते हैं उस समय भी उनकी समस्या बढ़ जाती है। तो मौसम का चेंज होना ये ट्रिगर की तरह काम कर सकता है अस्थमा के लिए। जी। और दूसरा जो उनका एक सवाल दूसरा भी था, उनका लक्षण क्या है। वैसे तो पहले हमने बता दिया था, पर फिर भी अगर किसी भी मरीज को बार बार सांस में दिक्कत हो रही है, छाती में जकड़न जैसा लग रहा है, सांस में घुटन हो रही है, स्पेशली सांस की आवाज़ें आती हैं और वो एपिसोड में आ रहा है, जैसे कि कुछ दिन हुआ फिर ठीक हो गए, फिर से हुआ फिर ठीक हो गया, तो ऐसे वाला अगर हो रहा है तो वो अस्थमा का लक्षण हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि ये बता पाएँ कि उनको अस्थमा है या नहीं है। जी, तो विपिन सागर जी, आपको उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और डॉक्टर साहब ने आपको जो भी राय यहाँ पर बताई है, अगर इस तरह का कोई मरीज आपके घर में या आसपास है तो आप उसको सलाह दे सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर विजय हड्डा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अस्थमा की गंभीरता को लेकर भारत में क्या स्थिति है? देखिए, ओवरऑल अगर हम ये बताएं कि अस्थमा कितना कॉमन है तो एग्जैक्ट डाटा तो किसी के पास भी नहीं है अभी, लेकिन जो लिमिटेड से डाटा हैं, जो कुछ स्टडीज़ हुई हैं, उसमें अस्थमा का कुछ वेरिएशन है कि हम बच्चों में देख रहे हैं या बड़ों में देख रहे हैं। बच्चों में अस्थमा ज़्यादा होता है। स्टडी ये भी बोलती है कि करीबन 20% तक के बच्चों को अस्थमा के लक्षण हो सकते हैं। जैसे वीजिंग जो होती है, एक जो सीटियाँ जैसी बजती है ना, वो बच्चों में बहुत कॉमन होता है। तो कई बार उसको भी लोग लेबल कर देते हैं अस्थमा, पर करीबन 5 से 20% का रेंज मानते हैं। तो आप रफली मान लो कि करीबन 10 से 15% बच्चों को अस्थमा हो सकता है। ये यंग बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, करीबन 12-13 साल से कम वालों की। अगर हम बड़ों की बात करें, अडल्ट्स की, मोर देन 18 ईयर्स की, तो उसमें डाटा बताता है कि करीबन 3 से 4% लोगों को अस्थमा हो सकता है। तो इस तरह से आप देखोगे तो ओवरऑल 3 to 4% आप सोच सकते हैं कि करीबन 145 करोड़ में कितने होंगे। तो ओवरऑल नंबर कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। जी, डॉक्टर शालिनी राय, आपसे जानना चाहेंगे कि अस्थमा के मरीजों की गंभीरता को आयुर्वेद किस तरह से लेता है? आयुर्वेद किस तरह से देखता है अस्थमा की गंभीरता को भारत में? आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो अस्थमा जब एक पर्टिकुलर वेग के रूप में उपस्थित है तब वो एक्चुअली एक गंभीर सिचुएशन है उस पेशेंट के लिए, क्योंकि उसको तुरंत से उस स्पाज्म को, उस जो सिकुड़न है उसके श्वास नलियों में, उसको रिलीव करना चाहिए ही। तो वो एक तुरंत उसको मेडिकेशन मिलना चाहिए।
और जो एक बीच का पीरियड होता है जब वो लगभग अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा होता है, उस समय उसको ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए ताकि एपिसोड उसको ये बार बार ना हो, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो सके। तो आयुर्वेद का दृष्टिकोण यही है कि जब एक एपिसोड के रूप में उपस्थित है तब उसे त्वरित औषध की जो भी प्रक्रिया है वो देनी चाहिए। और उसके विषय में आयुर्वेद के औषधों का भी निर्देश है, जिसमें एक उपाय ऐसा भी है जो घर पे किया जा सकता है। और कोई भी अगर किसी भी व्यक्ति को, बच्चे हों या बुजुर्ग ठीक है हों, डॉक्टर शालिनी राय, हम इसके जो उपाय हैं उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर है, उनका रुख कर लेते हैं। अखंड प्रताप सिंह मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं। अखंड जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। अखंड जी, आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है तो अपना सवाल पूछिए। जी, टीचर नमस्कार। सभी बहनों को बहुत शुभकामनाएं। जी नमस्कार। मेरा सवाल ये था कि मेरी माता जी 75 वर्ष की है, 75 ईयर्स की, और उनको अस्थमा की शिकायत रहती है। हृदय रोग के यहाँ इलाज भी चलता है अपने सतना जिले में, तो ज्यादा फायदा हो नहीं रहा था, तो आयुर्वेदिक से जुड़े हैं पिछले 8 महीने से। काफी आराम है, लेकिन कभी कभी बहुत तकलीफ बढ़ जाती है, पंप लेना पड़ता है पहले जैसा एलोपैथिक वाला। तो मतलब ठंड के मौसम में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए ताकि अस्थमा ज्यादा जोर ना करे, उसका प्रकोप कम से कम रहे जी और स्वस्थ रहे? जी, तो डॉक्टर शालिनी राय, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह इन्होंने बताया कि इनकी माताजी 75 वर्ष की हैं, उनको ये समस्या है और ये आयुर्वेद की दवाई भी ले रहे हैं और कभी कभी ये एलोपैथी दवाई भी लेते हैं, तो इनके लिए आपके क्या सुझाव हैं, किस तरह की देखभाल और क्या सावधानियां बरतना चाहते हैं, आप इनको बताइए। बुजुर्गों में हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि एक प्राकृतिक ऐसी अवस्था है जब वात दोष की वृद्धि रहती है। आयुर्वेद में जो श्वास है या दमा है, इसमें कफ और वात दोष का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है और पित्त का भी। तो जब वृद्धावस्था होती है तो वात अपने स्वाभाविक रूप में बढ़ी हुई रहती है। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि एक बुजुर्गों में है वात के कारण से कब्जियत हो सकती है, तो कब्ज को दूर रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आयुर्वेद के दृष्टिकोण से तो है ही। साथ में अब जो साइंटिफिक आधार है उस पर भी ये लिंक कर लिया गया है कि जो कब्ज की समस्या, जिसे हम सामान्य भाषा में कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा लिंक हो रहा है अस्थमा के साथ। तो एक तो पहले कब्ज को दूर रखें। दूसरा, जब हम खाने पीने की बात करते हैं तो ये ध्यान रखना है, जैसे कुल्थी की दाल है, वो ठंडियों में गर्म होती है और वो श्वास के रोगियों के लिए भी बहुत अच्छी है, तो कुल्थी की दाल का प्रयोग करें। उसमें आप हींग और सेंधा नमक के साथ उसका सूप के रूप में प्रयोग माताजी को दें तो वो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। और कोई भी नए अन्न जो इस समय आ रहे हैं, नए अन्न जो हैं पचने में थोड़े भारी होते हैं, जैसे नया आलू है, नए जो भी मटर वगैरह हैं वो पचने में थोड़े भारी होते हैं, तो ऐसी चीज़ों से ये परहेज़ करें। और जो भी चीज़ हल्का है, या 1 साल पुराना गेहूं है, 1 साल पुराना जौ है, इसका प्रयोग करें। मूंग की दाल का प्रयोग करें। मूली, जो सूप बनाना है वो दाल, कुल्थी की दाल के साथ यूश का प्रयोग करें, मूली का भी डाल सकते हैं उसमें। और घर में जैसे हमारे पास कुछ मसाले उपलब्ध हैं जैसे, पर इसका मात्रा पूर्वक उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मात्रा से अधिक होने पर कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं। इसलिए जैसे थोड़ा मरीच है, थोड़ा सौंठ है, इनका प्रयोग करने से पाचन ठीक रहता है और उससे श्वास में भी इनको आराम रहेगा। और जब ज़रूरत हो तब पफ या जो भी मेडिसिन उनकी चल रही है उनको दीजिए, वो आवश्यक है उनके लिए। जी, एक और मैं संदेश देना चाहूँगा। जी डॉक्टर भैया, आप देखिए, जो अस्थमा का जो ट्रीटमेंट है आजकल बहुत अच्छा है। मुझे जो लग रहा है इनकी बातों से, ऐसे लग रहा है कि वो पफ को अल्टरनेटिव सोच रही हैं कि कभी कभी पफ लेना पड़ता है, इसलिए शायद उनका पूरी तरह कंट्रोल नहीं है। मेरी उनसे सलाह है कि जो डॉक्टर ने बताया हुआ पफ या इनहेलर, उसको रेगुलर बेसिस पे लीजिए। उसको रेगुलर पे लेंगे तो उनकी माताजी ठीक रहेंगी। कभी कभी ज़्यादा भी लेना पड़ सकता है, पर इनहेलर कॉर्नरस्टोन है उसका ट्रीटमेंट का। सबसे इम्पोर्टेंट जो इलाज है वो इनहेलर है। जी, तो उम्मीद है कि अखंड प्रताप जी, आप डॉक्टर के द्वारा बताए गए इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और अपनी माता जी का भी आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, नंदस्वरूप मिश्रा, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। नंदस्वरूप जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। मैं जानना चाहता हूँ कि अस्थमा से बचने के लिए हमें जो है सर्दी के मौसम में कौन सावधानी बरतनी चाहिए? दूसरी जो नंदस्वरूप जी, आपका पहला सवाल तो हमें समझ में आ गया है, लेकिन आप जब भी जहां से भी फोन कर रहे हैं, और बाकी सभी दर्शक भी इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें कि अपने फोन का नेटवर्क सही तरीके से देख लें ताकि बातचीत करते हुए सही तरीके से संवाद स्थापित हो सके। आपका दूसरा सवाल हमें समझ नहीं आया है।
दूसरा तो मेरा ये था कि जो बनाते हैं या जीतते हैं तो इसके बाद जो होते हैं उसको कुछ काम करता। जी, जितना हम समझ पा रहे हैं डॉक्टर साहब, इनका सवाल यही है कि एक तो सावधानियां क्या बरतनी है और दूसरा ये पूछना चाह रहे हैं कि खांसी और छींकने से भी क्या अस्थमा होता है। डॉक्टर शालिनी राय, आपसे जानना चाहेंगे। सावधानियों में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में कि जैसे ठंडी हवा जो होती है वो कोल्ड एयर जो है एक संकोचन की प्रक्रिया को शुरू कर देती है। तो ठंडियों में स्पेशली जो ठंडी हवा है उससे बचें। कोविड का वैसे तो सबने बहुत नुकसान उठाया, पर मास्क के रूप में एक वरदान है कि जब अगर ठंडी हवा में हमको निकलना ही पड़ता है तो हम मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। तो उससे डायरेक्टली जो ठंडी हवा है वो भी नहीं जाएगी और जो पॉल्यूशन है वो भी कम होता है। इसके अलावा आयुर्वेद में एक बहुत छोटी सी प्रक्रिया है जिसे हम नस्य कहते हैं। उस प्रक्रिया में एक तेल आता है, इवन अगर घर पे कुछ भी ना हो तो हम सरसों का तेल ले सकते हैं और उसकी 2 बूंद सर को थोड़ा नीचे करते हुए दोनों नाक में डालें घर से बाहर निकलने से पहले, या सुबह शाम हम डाल सकते हैं। तो इससे एक बायोफिल्म या एक फिजिकल बैरियर बन जाता है हमारे नाक की सतह पर, जो पॉल्यूटेंट्स को, डस्ट को और जो भी कुछ हमारा जानवरों के रोए हैं और इन सब को रोकने का काम करता है। तो जो ट्रिगर हैं थोड़े कम हो जाते हैं इससे। साथ में गर्म चीज़ों का सेवन करना ये अच्छा रहता है, पर इसमें भी प्रकृति का थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि अत्यधिक गर्म चीज़ों का सेवन करने से पित्त प्रकृति वालों को थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। तो ज़्यादातर खान पान में गर्म लें और बहुत अधिक ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें जिससे शरीर में कफ बनता हो, जैसे दूध है। रात को दही का तो बिल्कुल ही सेवन नहीं करना चाहिए, दूध का सेवन ना करें या नए अनाज वगैरह का सेवन ना करें। ये हमारी ओर से सलाह है। और अधिक व्यायाम, वर्जिश, अधिक एक्सर्शन से भी ये ट्रिगर हो सकता है, तो उससे भी बचें, पर एक्टिव लाइफस्टाइल रखें और दिन में भी सोने का प्रयास ना करें। रात को समय पर सोएं और भोर में समय से उठें। जी, तो नंदस्वरूप मिश्रा जी, डॉक्टर द्वारा बताए गए इन सभी सुझावों को आप अमल करेंगे और इस तरह से अपनी सेहत का आप ख्याल रख सकते हैं। डॉक्टर शालिनी राय, जिस तरह से हमने देखा और डॉक्टर हड्डा ने बताया कि इसमें अंतिम जो विकल्प बचता है वो इनहेलर का बचता है, ऐसे में आयुर्वेद के पास इसका स्थायी इलाज क्या है? आयुर्वेद में अगर हम श्वास रोग की चिकित्सा की बात करें तो हम सारे रोगियों को एक ही तरीके से चिकित्सा नहीं दे सकते हैं। हमारे श्वास की चिकित्सा में ये देखना होता है कि रोगी बलवान है। तुरंत वेग की अवस्था की बात मैं नहीं कर रही हूँ। जब बीच वाला पीरियड होता है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें श्वास की समस्या है, ऐसा हमें पता है, दमा की समस्या है, तो हम अगर वो व्यक्ति बलवान है, स्ट्रेंथ है, उसकी बॉडी में बल है, तो हम उसको प्यूरिफिकेशन के लिए ले जाते हैं, शोधन की चिकित्सा करते हैं। तो जो शोधन की प्रक्रिया है उसमें वमन, विरेचन, ये आयुर्वेद के ऐसे थेराप्यूटिक मेजर्स है जिसका उपयोग करके उसके शरीर में जो इन्फ्लेमेशन है, जो शोध करने वाले सब्सटेंसेस है, उनको शरीर से बाहर निकलने में हमको सहायता मिलती है। और जो दुर्बल रोगी हैं, जैसे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, गर्भिणी महिलाएं हैं, उनके लिए शोधन ठीक नहीं है, तो उनके लिए हम औषधियों के द्वारा शमन चिकित्सा का प्रयोग करके देते हैं। काफ़ी हद तक इसमें लाभ मिलता है, बहुत लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, परंतु यदि फिर भी ना मिल रहा हो, क्योंकि 100% सक्सेस तो कहीं पे भी नहीं होती है, तो वैकल्पिक रूप में वो और भी चिकित्साओं का सहारा लेते हैं और इंटीग्रेटेड थेरेपी भी इसका एक प्रमुख विकल्प हो सकता है। एक मैसेज मैं दर्शकों को देना चाहूँगा। जैसे आपने बोला कि इनहेलर ही लास्ट ट्रीटमेंट है, आई थिंक अगर हम ऐसे बोलेंगे तो मैसेज थोड़ा गलत जाता है। देखिए, दर्शकों को समझने की ज़रूरत है, अस्थमा एक फेफड़े की बीमारी है। तो हमें, अगर आप देखोगे ऐसे, अगर फेफड़े में सीधा दवाई हम भेज दें तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। अगर हम कुछ गोली खाएंगे या इंजेक्शन देंगे तो पहले वो खून में जाते हैं, फिर फेफड़ों पे असर करेंगे। जी, तो इसलिए इनहेलर सबसे अच्छे वाला है। जी, डॉक्टर हड्डा, हम इस बात को और विस्तार रूप से जानेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। तो दर्शकों, हमारे साथ आप बने रहिए और अपने सवाल जो भी हैं हम तक आप पहुंचा सकते हैं। हमने आपको शुरुआत में ही टेलीफोन नंबर बताया था, लेकिन अभी यहाँ पर हमें रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार इस चर्चा को जारी रखेंगे। तब तक देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। किसी फसल के बारे में, किसी तकनीक के बारे में, या खेती से जुड़ी किसी विधि के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। कृषि विशेष कार्यक्रम के लिए हम लोग पहुंचे हैं चंबल के बीहड़ों में,
ये मुरैना जिले का एक क्षेत्र है जहाँ पर गुग्गल और सतावर की खेती होती है। कारोबार के किस्से, कुछ कामयाबी की दास्तानें। देखिए कृषि विशेष में बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे और प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कृषि विशेष बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दो विशेष मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। तो डॉक्टर हड्डा, जिस तरह से आप बता रहे थे, हमने सवाल किया था क्या अंतिम विकल्प इनहेलर ही है, उसमें आपको जोड़ना चाह रहे थे। एक बार फिर से आप जोड़िए। जी देखिए, जो आपने बोला कि अंतिम सब ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा इलाज जो है वो इनहेलर है। सबसे अच्छा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अस्थमा के रोगियों को जो बीमारी होती है वो फेफड़े में होती है। तो अगर कोई दवाई हम सीधा फेफड़े में डाल लेंगे और वो इफेक्ट आएगा तो वो ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू कि हम पहले बोल रहे कि आप गोली खाओ या इंजेक्शन लगवाओ या सिरप पियो, जो पहले पेट में जाएगा, वहाँ से खून में जाएगा और फिर जाके फेफड़े पे जाएगा। तो उस प्रक्रिया में जो डोज होगी जो दवाई की वो हमें 1000 टाइम ज़्यादा होती है। जैसे एक डर होता है, सब मरीज मेरे को आके बोलते हैं कि ये आपका जो इनहेलर इसमें तो स्टीरॉयड है, जबकि उसमें माइक्रोग्राम्स में होता है स्टीरॉयड। और जबकि अगर हमें मुंह से कुछ खिलाना पड़ेगा तो कम से कम 10 मिलीग्राम देना पड़ता है। तो आप देखिए माइक्रोग्राम वर्सेस 10, तो 10,000 टाइम्स ज़्यादा देना पड़ता है। तो इसलिए मैं इस बात को बार बार अपने दर्शकों के थ्रू भी और वैसे भी अपने मरीजों को बोलता हूँ कि इनहेलर बेस्ट थेरेपी है। उसको कभी स्टिग्मा की तरह मत लीजिए, ऐसे मत लीजिए कि यही लास्ट थेरेपी है। बहुत सारे ऐसे वेल नोन पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको अस्थमा है और वो इनहेलर के उपयोग के बाद में एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। मेरे बहुत सारे मरीज हैं जो नेशनल लेवल के एथलीट हैं, रेसलर हैं, बॉक्सर्स हैं, वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं और बहुत सारे मेडल जीते हैं। तो ऐसे नहीं है कि इनहेलर आपके हाथ में आ गया तो बस ज़िंदगी खत्म हो गई, ऐसे नहीं है। आप इनहेलर लेंगे तो आप बिल्कुल नॉर्मल आदमी की तरह रह सकते हैं। जी डॉक्टर हड्डा, इसके साथ साथ हम अगर इस पे भी जिक्र करना होगा और लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत होगी, क्योंकि लोग घबरा जाते हैं। ऐसे में दवाइयां विकल्प तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ आपको जागरूक भी रहना है। किस तरह से आप लाइफ को इंप्रूव करते हैं, किस तरह से आपका रूटीन रहता है, पूरा आपका टाइम टेबल रहता है, इसका भी बहुत इंपैक्ट यहाँ पर पड़ता है। फिलहाल हमारे पास कुछ ईमेल आए हमारे दर्शकों का, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। ईमेल के जरिए कुछ सवाल पूछे गए हैं। राकेश सैनी अहमदाबाद से पूछ रहे हैं, अगर व्यसक होने पर मुझे अस्थमा हो जाता है तो क्या इसका मतलब यह है कि मुझे इसके साथ अन्य एलर्जी जैसे राइनाइटिस और एक्जिमा भी हो जाएंगी? डॉक्टर शालिनी राय आपसे जानना चाहते हैं। वयस्क होने पर जो होने वाला अस्थमा या दमा है, ज़्यादातर वो एलर्जी से लिंक नहीं रहता है। बच्चों में ऐसा तो पाया जाता है कि वो एलर्जी लिंक्ड रहता है, पर वयस्कों में ऐसा नहीं होता है। तो ये संभावना होती है कि उनका आहार विहार कैसा है या उनको किस प्रकार की पहले बीमारियां हो चुकी हैं, कि उनके शरीर में किस प्रकार की स्थिति है, अकॉर्डिंगली ही उनको अगर अस्थमा होता है तो साथ में राइनाइटिस या ये हो रहा है, ये डिपेंड करेगा कि उनकी पूर्व जो व्याधि का इतिवृत्त है वो किस प्रकार का है या आहार विहार किस प्रकार का है। बच्चों में ज़रूर ये साथ में देखने के लिए मिलता है, तो ऐसा ये आवश्यक नहीं है, परंतु हाँ हो भी सकता है। डिपेंड करता है कि उनका आहार विहार और बाकी किस प्रकार से रह रहे हैं वो। और एक चीज़ जो मैं और उनको बताना चाहूँगा, जो ज़्यादातर मरीजों में जो हमने देखा, जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसमें छींकी आना, जुकाम होना वो पहले होता है, अस्थमा बाद में आता है जी। यूजुअली उल्टा नहीं होता। तो अगर किसी को शुरू में अस्थमा हो गया और उनको एलर्जिक सिम्टम नहीं है तो चांसेस ज़्यादा है कि उनको बाद में एलर्जिक सिम्टम जैसे अर्टिकेरिया या राइनाइटिस वो नहीं होगा जी। तो इसके साथ ही हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी अपना सवाल पूछिए। जितेंद्र जी, अगर आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है तो अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर, हमको हार्ट में जो कभी कभी धड़ से कर देता है, सब दिन ठीक रहता है और सांस भी कभी कभी तेज हो जाता है जी। डॉक्टर हड्डा, जिस तरह से इनका सवाल आपने सुना कि ये कह रहे हैं कि इनका हार्ट धक धक करता है और एकदम से इनकी सांसें तेज हो जाती हैं, इसमें इनको क्या करना चाहिए? क्या ये लक्षण है, या अगर ये लक्षण है तो उसके क्या बचाव है या क्या सुझाव आप इनको देना चाहेंगे? देखिए, सिर्फ इन दो चीज़ों से किसी भी बीमारी का पता लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हाँ, लेकिन अगर
इनको जैसे सांस फूलता है, उसके साथ खांसी भी आ रही है, एपिसोडिक है, वीजिंग जो विस्लिंग साउंड जैसा हो रहा है वो होता है, तो डेफिनेटली अस्थमा के संकेत हो सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि अस्थमा से एकदम मिलती जुलती बीमारियाँ दिल की होती हैं, जिसमें वाल का प्रॉब्लम हो सकता है या दिल की बीमारियाँ हो सकती हैं। दोनों में सिर्फ बताने पे या पूछने पे कई बार डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी इनसे यही सलाह है कि जल्दी से जल्दी ये डॉक्टर से मिलें, ताकि इनका अच्छी तरह जांच पड़ताल की जाए, जांचें की जाएं और बताया जाए कि इनको अस्थमा है या कोई दिल की बीमारी है। जी, तो जितेंद्र जी, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा और आप नज़दीकी अस्पताल जाकर आप डॉक्टर से संपर्क करेंगे और जांच कराएंगे। फिलहाल एक और हमें मेल मिला है, मोहित सिंघानिया राजस्थान से मेल कर रहे हैं। उनका सवाल है कि मैं अब 29 साल का हूं, मुझे जन्म से ही एलर्जिक राइनाइटिस है। कभी कभी अगर मुझे किसी चीज से एलर्जी होती है तो मुझे अस्थमा जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। क्या मुझे पूरा अस्थमा हो सकता है डॉक्टर हड्डा जी? जी देखिए, ये बिल्कुल हो सकता है और सिम्टम है तो पक्का है जी। कई बार क्या होता है कि लोगों को अस्थमा होता है पर शायद उनको सिम्टम कई बार वो परसीव नहीं करते, कई बार सिम्टम कम होते हैं। कई बार मैंने ऐसे भी देखा है, जो मेरे पास जो मरीज आते हैं उनका दूर से देख के सब कोई बोलेगा कि सांस फूल रहा है, लेकिन उनसे पूछो कि सांस की कोई दिक्कत है, बोलेंगे नहीं है। तो उस केस में हम लोगों के पास कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें हम उनकी सांस की कैपेसिटी को देखते हैं कि वो सांस जब लेते हैं या सांस जोर से फेंकते हैं मशीन में तो किस तरह की उसमें आ रही है। उसके बेसिस पे हम बता पाते हैं कि उनका सांस की नलियों में सिकुड़न है, और अगर हम दवाई दें वो सिकुड़न दूर होती है तो हम डेफिनेटली हम बता सकते हैं कि ये जो आपको हो रहा है अस्थमा की वजह से, आप प्लीज़ दवाई लीजिए तो ठीक हो जाएंगे। जी, डॉक्टर शालिनी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगी? जो डॉक्टर विजय हड्डा जी ने कहा है, मैं उनसे सहमत हूँ कि वो उन्हें जो है ये हो भी सकता है और उसके लिए उन्हें चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए। हाँ, एलर्जी के लिए ज़रूर वो कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं उसके विषय में, कि वो जैसे मास्क है, अणु तेल है, इनका प्रयोग करें, और गुड़ और अदरक, इनको अदरक का 1 इंच लगभग टुकड़ा और गुड़, इसको सेवन करें तो इससे दोनों लक्षणों में थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, पर चिकित्सकीय परामर्श का ये विकल्प नहीं है। जी, तो अब रुक करते हैं एक और दर्शक का, उनका भी मेल हमें मिला है जिनका नाम है सीमा सिंह। उन्होंने पटना से मेल कर रही हैं। मुझे बचपन से ही अस्थमा है, क्या मेरा अस्थमा मेरे बच्चे को भी हो सकता है? जब मैं बच्चे को जन्म दूंगी तो क्या मेरा अस्थमा से कोई समस्या उत्पन्न होगी? तो ये सवाल इनका है। डॉक्टर शालिनी, आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, अस्थमा जो बीमारी है इसमें कुछ जेनेटिक फैक्टर्स कहते हैं कि लिंक्ड हैं, तो वैसे भी एविडेंसेस या हमारे पास साइंस जो है इसको डॉक्यूमेंट करता है। पर इसके साथ साथ जो हमारे वातावरण में होने वाले जो रोल हैं, चीज़ें हैं, उनका भी इस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके लिए हम इन्हें ये सलाह देंगे कि अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस में ना रखें, अपनी जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उसका उचित चिकित्सकीय सलाह से वो करें। और क्योंकि स्ट्रेस भी बहुत बड़ा ट्रिगर फैक्टर होता है, इसी सिर्फ अस्थमा का ही नहीं और भी बहुत सारी व्याधियों का, तो स्ट्रेस से बचें और अपनी जो है ज़्यादा चिंता ना करते हुए अपनी व्याधि की चिकित्सा के लिए वो परामर्श लें। यही मेरा सुझाव होगा उनको। जी, डॉक्टर हड्डा, आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह से इनका सवाल था कि क्या उनके बच्चे में जा सकता है, क्या ये ट्रांसमिट हो सकता है जेनेटिकली वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन? अगर कोई प्रेग्नेंट है या कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो क्या उसके बच्चे में भी संभावना है? देखिए, कुछ डिजीज होते हैं जो अगर पेरेंट्स में है तो बच्चों को पक्का होंगे जी, तो उनमें बोलना ज़्यादा आसान है। लेकिन क्योंकि जो अस्थमा है वो एक जीन से रिलेटेड नहीं है, ये मल्टीपल फैक्टर होते हैं। जेनेटिक एक है, जैसे डॉक्टर शालिनी ने भी बताया कि जेनेटिक सिर्फ छोटा सा पार्ट है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो हमारे पास जो रिसर्च हुई हैं, जो डाटा है, वो सजेस्ट करता है कि अगर पेरेंट्स को है तो उनके बच्चों को अस्थमा होने का थोड़ा ज़्यादा चांस होता है। पर ऐसे नहीं है कि 1-to-1 रिलेशन है कि पेरेंट्स को हो गया या फादर को हुआ तो 10% चांस है, मदर को हुआ तो 20% हो जाएगा, दोनों को हुआ तो 40% हो जाएगा, ऐसे वाला नहीं है। पर डेफिनेटली अगर पेरेंट्स को है तो बच्चों में होने का थोड़ा ज़्यादा चांस होता है। जी, तो उम्मीद है सीमा सिंह, अगर आप हमें देख रही हैं तो आप इन सभी बातों पर अमल करेंगी और इस तरह से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकती हैं, अपने बच्चे को भी आप स्वस्थ रख सकती हैं। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, रूपाली महाराष्ट्र से। रूपाली जी, आपका बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। रूपाली, आप तक आवाज पहुंच रही है तो अपना सवाल पूछिए। रूपाली जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? अगर सुन पा रही हैं तो अपना सवाल पूछिए। उनके घर का आदमी बोल रहे थे मैं। जी, बोलिए। उसको मारने की कैसे थी, यानी सांस ये हो जाती, खुल जाती सांस,
वो कैसा मालूम है क्या? हेलो जी जी हेलो जी, रूपाली जी अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, जितना हम समझ पाए डॉक्टर साहब, इनका सवाल ये है कि सांस लेने में इनको तकलीफ होती है, सीने में दर्द होता है। क्या इसके लक्षण है? ये क्या अस्थमा के लक्षण है? और अगर अस्थमा के लक्षण है तो उसके क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? जी, इनकी उम्र कितनी है ये बताएंगे जरा। रूपाली जी अपनी उम्र बताएंगे आप जरा। तो संपर्क टूट गया है। हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब फिलहाल आपके इसका ये क्या सुझाव देना देखिए, चाहेंगे? अगर अस्थमा के जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं, जो लक्षण जो सामान्य रूप से जो होते हैं, सांस की दिक्कत होती है, छाती में जकड़न जैसा लगता है, सांस बाहर फेंकने में दिक्कत महसूस करते हैं पेशेंट, या विस्लिंग साउंड जिसको वीजिंग हम बोलते हैं कि जैसे सीटियाँ जैसी बजती रहती हैं, और छाती में जकड़न जैसा होना, ये सामान्य रूप से ये वाले लक्षण होते हैं। कुछ लोग खांसी के साथ भी आते हैं, कई लोगों को साथ में जैसे बार बार जुकाम होना, गला खराब होना, ये वाले लक्षण भी हो सकते हैं। और कई बार जो और एलर्जिक सिम्टम है, जैसे पित्त निकलना बार बार, जो स्किन के ऊपर चकते निकलना, या चमड़ी की और एलर्जी होना, ये वाले अगर सिम्टम हैं तो और सांस की दिक्कत साथ में है तो अस्थमा होने के ज़्यादा चांस होते हैं। अदरवाइज़ दो चीज़ों के ऊपर बताना कि भाई ये अस्थमा है नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन अगर ऐसे इनमें से कुछ भी हो रहा है कि उनको बार बार खांसी आ रही है, बार बार सांस फूल रहा है, विस्लिंग साउंड आ रही हैं, छाती में से साए की आवाज़ें आ रही हैं, और ख़ासकर मौसम बदलने पे ज़्यादा हो रहा है, तो फिर उनको जल्दी से डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये अस्थमा के लक्षण हो सकते हैं। जी, तो रूपाली जी, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और दर्शक हैं जिन्होंने हमें मेल किया है, राम रतन मांझी, रांची से इनका मेल आया है। इनका सवाल है कि मुझे एलर्जिक राइनाइटिस है, आयुर्वेद में इसका कोई समाधान है? डॉक्टर शालिनी राय, आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि आयुर्वेद में इसका समाधान क्या है? एलर्जिक राइनाइटिस को आयुर्वेद में प्रतिश्याय के रूप में बताया गया है, और इसका समाधान निश्चय ही संभव है। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे नुस्खे ही बात कर सकते हैं जो कि आप सामान्य तौर पर घर में मिलने वाली चीज़ों से कर सकें, परंतु पूरे चिकित्सकीय लाभ के लिए आप अपने पास में जो वैद्य हों या डॉक्टर हों उनसे मिले और सलाह लें, यही हमारी आपको सुझाव है। हाँ, राइनाइटिस के लिए आप जैसे मैंने बताया कि आप अड़ू तेल तो नस से डाल ही सकते हैं, 2-2 बूंद, जैसे हमने पहले इसी एपिसोड में बताया था। उसके अलावा राइनाइटिस के लिए स्पेसिफिकली षड बिंदु तेल एक आता है, उसको भी नाक में सर को थोड़ा नीचे रखते हुए 2 से 3 ड्रॉप डालना है दोनों नाक में सुबह शाम, और जब ये तेल मुंह में आए तो इसको स्पिट कर देना है। इसके बाद बहुत सारी छींकें आएंगी, और जो नेज़ल कंजेशन है साइनसेस में और जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, जो भी कुछ जकड़ाहट सी है या कफ जमा है, जो भी इन्फ्लेमेशन है वो बाहर निकलेगा छींकों के माध्यम से, और पेशेंट को काफ़ी लाभ महसूस होता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, गुड़ अदरक का प्रयोग है वो कर सकते हैं। गुड़ अदरक के साथ आप तुलसी का रस ये भी ले सकते हैं। मरीच को लेंगे, गुड़ और अदरक, उसके साथ 2-4 दाने मरीच को प्रयोग में लाएं तो ये आपके लिए यूज़फुल रहेंगे साइनाइटिस के लिए। इसके अलावा जो कूष्मांड है या पेठा है, ये सब्जियों के रूप में मिलता है, इसका प्रयोग करना भी एलर्जी के लिए बहुत अच्छा उपयोग में आता है। तो इसकी सब्जी का भी अधिक से अधिक सेवन करें, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। जी, तो राम रतन जी, अगर आप हमें देख रहे हैं तो इन सभी बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। और आपके आसपास भी अगर कोई इस तरह से पीड़ित है तो आप उनको भी डॉक्टर से सलाह लेने की आप सलाह दे सकते हैं। डॉक्टर शालिनी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम घरेलू उपाय की बात कर रहे थे, तो लहसुन, अंजीर, अजवाइन और मेथी वगैरह भी कहा जाता है कि दमा के लिए फायदेमंद होता है। इनके साथ साथ और ऐसे कौन से घरेलू नुस्खे हैं जिससे हम इन सब चीज़ों में मदद ले सकते हैं? बिल्कुल, जो लहसुन है वो इस तरीके से कार्य करता है कि वो गरम होता है और थोड़ा तीक्ष्ण स्वभाव का होता है, तो पित्त प्रकृति वालों को इसको थोड़ा संभल के लेना चाहिए। ये ज़रूर मैं यहाँ पर आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगी, क्योंकि उनको थोड़े से दिक्कत कहीं पर कभी हो सकती है अधिक मात्रा में लेने पर। तो लहसुन तो अच्छा है, इसको दूध के साथ बना करके लेते हैं, और तेल के साथ भी लहसुन का प्रयोग किया जाता है, 4 से 5 कली लहसुन का। अंजीर जो है वो पोषण तो देता ही है, साथ में वो अस्थमा के लिए लाभदायक है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था कि कब्ज या कॉन्स्टिपेशन का थोड़ा अस्थमा के साथ लिंक है, तो नरिशमेंट वैल्यू के साथ साथ ये कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है, और गट जो हमारा पेट है उससे और हमारा जो श्वसन संबंधी प्रणाली है उसके माध्यम से कार्य करता है। इसके अलावा जैसे शहद है, इसका बहुत अच्छा उपयोग है। शहद को आप लें तुलसी के साथ, अदरक के रस के साथ,
तुलसी का रस 1 चम्मच, अदरक का रस ताज़ा निकाल के वो लें। अगर आप वैसे तो दूध को हम अस्थमा में और श्वास की कोई भी बीमारी है, साइनसाइटिस है, राइनाइटिस है, इनमें हम मना करते हैं, लेकिन अगर आपको प्रयोग करना ही है, बच्चों को जैसे देना है, तो आप दूध में थोड़ा सा, इस समय कच्ची हल्दी मिल रही है, कच्ची हल्दी को घिस करके दूध को, जब भी आप कच्ची हल्दी या अदरक डालते हैं तो इसमें ये ध्यान रखें कि अगर आपने आधा कप या 1 कप दूध लिया है तो उसमें उतना ही पानी मिलाएं या और थोड़ा ज़्यादा मिलाएं, और एक बार उबाल आने के बाद आप कच्ची हल्दी और अदरक को डालें, अदरवाइज आपका दूध फट जाएगा। तो और मध्यम आंच पे पकाते हुए पानी को पूरा उड़ा दें। तो ऐसे प्रकार के दूध को देने से उनका कफ नहीं बढ़ेगा और वो इसका प्रयोग कर सकते हैं गुड़ और चीनी को मिलाने के बाद में। जी, तो उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इन सब बातों पर आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। फिलहाल हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, केएस डोमरे महाराष्ट्र से। केएस डोमरे जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। थैंक यू जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा जो पोता है ना जी, वो 1 साल का है जी, जो दमा में बहुत तकलीफ होता है, शॉर्ट लेग में बहुत दिक्कत होता है, तो जी, मुझे उसमें क्या प्रयोग करना है, क्या दमा या अस्थमा हो, क्या वो जानना चाहिए जी, तो मालूम होना चाहिए। जी, जी। डॉक्टर हड्डा, जिस तरह से आपने सुना कि इनका पोता 1 साल का है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और क्या सावधानियां इनको बरतनी चाहिए, खान पान में इनको क्या ध्यान रखना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। जी, देखिए, छोटे बच्चों में सांस संबंधी बीमारियां बहुत कॉमन होती हैं। ये जरूरी नहीं कि अस्थमा ही हो सकता है कोई वायरल इन्फेक्शन हो या कोई एलर्जी हो। अभी ये बोलना कि इनको अस्थमा है, ये बहुत अर्ली होगा। 6 साल तक के बच्चों में जो अस्थमा के जो लक्षण जो हम बार बार बोलते हैं, वीजिंग एक सिम्टम होता है, लक्षण होता है, जिसके बेसिस पे है बहुत सारे लोग हम रोंगली अस्थमा लेबल कर देते हैं, जबकि ज़्यादातर मरीजों में या ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनमें ये वायरल इन्फेक्शन होता है और विद टाइम डिसअपियर हो जाता है। तो इनसे मेरी यही सलाह है कि एक बच्चों के डॉक्टर को एक बार दिखा लें, ताकि वो कंफर्म कर लें कि अस्थमा का कोई सॉलिड एविडेंस तो नहीं है, पक्का एविडेंस तो नहीं है कि अस्थमा है, और अकॉर्डिंगली उसका इलाज कराएं। अदरवाइज टाइम के साथ में ज़्यादातर बच्चे ठीक हो जाते हैं जिनको अस्थमा नहीं होता। जी, तो केएस डोमरे जी, इस बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और अपने आप पोते को डॉक्टर के पास जरूर एक बार लेके जाइए, वहां कंफर्म कराइए। अगर उसको अस्थमा है तो उसके अनुसार डॉक्टर वहां उसका इलाज करेंगे और उसको आपको सलाह भी देंगे कि कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। फिलहाल इस चर्चा में यहाँ पर रुकना होगा हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार फिर से चर्चा करेंगे और जानेंगे कौन कौन से लक्षण हैं, क्या क्या बचाव है और क्या क्या खान पान हमें इस दौरान, इन बीमारियों के दौरान करना चाहिए। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। ब्रेक के पहले हमने तमाम बातों पर चर्चा की, लेकिन एक बार फिर से चर्चा को शुरुआत करते हैं और डॉक्टर हड्डा जी का मैं रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर हड्डा जी, जिस तरह से आपने देखा कि ब्रेक से पहले डॉक्टर शालिनी राय जी ने जिक्र किया कि कॉन्स्टिपेशन का और अस्थमा का एक लिंक है, तो अगर किसी व्यक्ति को या किसी मरीज को कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है और उसको अस्थमा के लक्षण नहीं है, तो वो कैसे जान पाएगा कि उसको अस्थमा है या फिर वो कॉन्स्टिपेशन से ही ज्यादा परेशान है? जी देखिए, जैसे हम बार बार बोल रहे हैं, अस्थमा के जो सिम्टम है एकदम डिफरेंट हैं जी। उनको सांस संबंधी दिक्कत होगी, खांसी होगी, वीजिंग होगी, चेस्ट टाइटनेस होगी। ये अगर नहीं है तो मतलब अस्थमा होने का चांस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। हाँ, कई बार हमें समस्या ये आती है कि जो बुजुर्ग होते हैं उनमें कुछ ऑलरेडी सांस की दिक्कत होती है, या इतने डिजेबल्ड होते हैं, वो इतने लाचार होते हैं कि जो वो जाते हैं टॉयलेट करने के लिए और वहाँ पे जब जोर लगाते हैं स्टूल पास करने के लिए तो इतने टायर्ड फील करते हैं, तो कई बार उनका सांस फूलता है। ये चीज़ें हमने बहुत बार देखी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनको अस्थमा है।